नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम आज 15 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वृद्धावस्था में पोषण। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम वृद्धावस्था में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। वृद्धावस्था के दौरान होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सामाजिक परिवर्तन है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, वृद्धावस्था में पोषण संबंधी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है और वृद्धावस्था के दौरान किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि वृद्धावस्था की पौष्टिक आवश्यकताओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और वृद्धावस्था में आहार आयोजन किस प्रकार से करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ तो बच्चों, वृद्धावस्था जो है प्रौढ़ावस्था के बाद आने वाली अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वृद्धावस्था मानव जीवन के विकास क्रम में जीवन का सबसे आखिरी पड़ाव भी इसको कह सकते हैं, है ना, जो कि प्रौढ़ावस्था के बाद आती है ना। और वृद्धावस्था का दूसरा नाम जरावस्था भी है। इस अवस्था में शरीर का निर्माण कार्य जो होता है वो नहीं के बराबर होता है, यानी कि निर्माण कार्य बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन विघटनात्मक जो प्रक्रियाएं होती है वो बहुत ही तेजी से होती है, जिसके कारण जो होता है हम वृद्धावस्था के दौरान शरीर जो होता है बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। और इसीलिए वृद्धावस्था को हम जरावस्था भी कहते हैं। और ये अवस्था वृद्धावस्था जो है लगभग 60 वर्ष की उम्र से जो है वो शुरू होती है। वृद्धावस्था में जो है विभिन्न प्रकार के शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी दिखाई देते हैं और जिनका वृद्ध व्यक्ति के पोषण और उनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो चलते हैं कौन कौन से परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं वृद्धावस्था के दौरान। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला है शारीरिक परिवर्तन। वृद्धावस्था के दौरान कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था के दौरान जो है शरीर का वजन जो होता है वो कम हो जाता है, मांसपेशियों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, शरीर जो होता है शिथिल हो जाता है, ऊतकों की उपापचय में कमी हो जाती है, यानी कि ऊतकों का निर्माण की प्रक्रिया जो होती है कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होने वाली सभी जो क्रियाएं होती है वो उनकी गति भी धीमी हो जाती है और शरीर की कुल ऊर्जा की मांग भी कम हो जाती है। अब वृद्ध व्यक्तियों के शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन का श्रावण भी कम होने लगता है या फिर असंतुलित हो जाता है ना, जिसके कारण अस्थि संस्थान जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है ना। अस्थि संस्थान भी कमज़ोर होता है, साथ साथ अस्थि संस्थान जो होता है उसमें खनिजों में कमी होने लगती है, जिसके कारण जो होती है हड्डियाँ जो होती है बुजुर्गों की या वृद्धों की वो कमज़ोर हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और टूटने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो अस्थि रोग वृद्धावस्था के दौरान ही कई प्रकार के अस्थि विकृति रोग हो जाते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है ये हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसके साथ साथ जो पीठ होती है वो झुक जाती है ना, थोड़ी वक्र हो जाती है, दांत और मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और इसके कारण दांत गिरने भी लगते हैं वृद्धावस्था के दौरान। वृद्धावस्था में जो है कोलेजन नामक जो संयोजक तंतु होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, जिनके कारण जोड़ों में कठोरता आ जाती है, घुटनों में दर्द रहने लगता है, त्वचा जो होती है वो ढीली हो जाती है, उनमें लचीलापन जो होता है वो कम हो जाता है, सिकुड़ सी जाती है त्वचा। मांसपेशियों का क्षय होने के कारण अब मांसपेशियां जो है उनकी कमी हो जाती है, क्षय होता है, जिसके कारण झुर्री शरीर जो होता है वो झुर्रीदार हो जाता है, त्वचा पर झुर्रियाँ आ जाती है, त्वचा लटक जाती है, नाखून कठोर हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, नाड़ी संस्थान कमज़ोर हो जाता है, स्वाद कलिकाओं की तीव्रता कम हो जाती है, किसी भी चीज़ को खाने पर उसका स्वाद नहीं आता, स्मृति कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और सुनने की क्षमता कम हो जाती है, आंखों की दृष्टि भी कम हो जाती है ना। पाचन संस्थान और उत्सर्जी संस्थान भी जो है वो कमज़ोर हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से शरीर जो होता है इसका विकास बिल्कुल ही विकास तो होना मुश्किल है, बल्कि शरीर जो है बहुत ही शिथिल सा हो जाता है, शरीर के सभी अंग जो होते हैं धीमी गति से कार्य करने लगते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है ना। वृद्धावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार के रोग जो होते हैं रोगों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, तो वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं उनको सर्दी, जुकाम, अन्य संक्रामक बीमारियां जल्दी से होती ही रहती है। अब देखिए मांसपेशियां जब कमज़ोर हो जाती है तो उससे श्वसन संबंधी रोग भी हो जाते हैं वृद्धावस्था के दौरान, हृदय रोग भी होते हैं, इसके साथ साथ एरिथ्रोस्क्लेरोसिस नाम का रोग जो होता है वो भी बढ़ जाता है और शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है, हार्मोनल असंतुलन हो जाता है और वृद्धावस्था के दौरान जो है वो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वृद्धावस्था के दौरान कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन जो है वो होते हैं।
अब देखिए बच्चों, सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो जैसे ही नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाते हैं व्यक्ति वृद्धावस्था के दौरान, और नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद वृद्धावस्था में जो है शारीरिक शिथिलता तो होती है, साथ साथ वृद्ध व्यक्तियों का सामाजिक क्षेत्र जो होता है सिर्फ अब घर परिवार ही रह जाता है ना, और आसपास तक ही सीमित हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि सामाजिक संपर्क भी टूट जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अब व्यक्ति वृद्धावस्था के दौरान जब उसका शरीर काम नहीं करता तो वो सामाजिक संपर्क जो है वो बना नहीं सकता, लोगों के साथ रख नहीं सकता है, जिसके कारण वो एक घर और परिवार तक ही सीमित रह जाता है। तो विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए बच्चों, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। देखो, शारीरिक कष्ट, वृद्धावस्था के दौरान शारीरिक कष्ट तो बढ़ते ही हैं, आर्थिक तंगी भी होती है, अकेलापन भी होता है, क्योंकि वृद्धावस्था के दौरान व्यक्ति अकेलेपन से ज़्यादा ग्रसित हो जाता है, जिसके कारण कई प्रकार की मानसिक परेशानी भी होती है, और जिसके कारण उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है ना। परिवार और समाज से स्वयं को जो है वो तिरस्कृत महसूस करता है, दुखी रहता है ना, जीवन के प्रति निराशावादी हो जाता है। और अधिकतर जो व्रत होते हैं वो मनोवैज्ञानिक रूप से मानसिक अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। जीवन की निरस्ता और चिंताओं को कम करने के लिए जो है वो सामान्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शारीरिक श्रम और मनोरंजन की व्यवस्था आदि करना उनके लिए आवश्यक होता है। कहने का मतलब कि इस समय में उनको मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उनको जो है बिजी रहना चाहिए, किसी भी कार्य के अंदर, छोटे मोटे कार्यों के अंदर अपने आप को बिजी भी रखना चाहिए, और अपने आप को बिजी रखना चाहिए। साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो है मनोरंजनात्मक कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए उनके लिए, ताकि वो स्वस्थ रह सकें, खुश रहें, उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। और परिवार के सदस्यों को उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, ताकि उनका स्वभाव चिड़चिड़ा ना हो, और वो अपने आप को अकेले महसूस ना करें और दुखी महसूस ना करें, निराशावादी ना बने। अब शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के प्रतिकूल प्रभाव उनके पोषण स्तर पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही है कि यदि जो है शारीरिक परिवर्तन हो गए वृद्धावस्था के दौरान, सामाजिक परिवर्तन हो गए, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होंगे, तो इसका असर उनके पोषण स्तर पर भी पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, और जिसके परिणाम स्वरूप उनकी जीवन क्षमता कम हो जाएगी, है ना। और वृद्धावस्था में होने वाले परिवर्तन जो होंगे कम से कम हो, इसके लिए आवश्यक है कि वृद्ध अपनी शारीरिक क्रियाशीलता को बनाए रखें और शारीरिक क्षमता के अनुरूप ही अपने भोजन में वांछित परिवर्तन करें, संतुलित आहार लें, पौष्टिक भोजन करें, और सभी घर के सदस्यों को, अपने वृद्धों को, परिवार के सभी सदस्यों को अपने घर के वृद्धों का पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, उनको संतुलित आहार देना चाहिए, उनको खुशियाँ देनी चाहिए और उनको समय देना चाहिए, जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ रहे और वो चिड़चिड़े ना हो। अब देखिए, वृद्धावस्था के दौरान ये तो हमने देखे कि वृद्धावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, सामाजिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, लेकिन वृद्धावस्था के दौरान पोषण संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। अब पोषण संबंधी समस्याएं कैसे उत्पन्न होती है। देखो, शरीर के बाह्य अंगों में परिवर्तन तो होता है, इसके साथ साथ आंतरिक अंगों में भी शिथिलता आ जाती है और शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। व्यक्ति जो है पहले की तरह अब इतना क्रियाशील रहकर हर कार्य को जो है वो नहीं कर पाता, है ना, और उनकी कार्य करने की शक्ति दुर्बल हो जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से श्रवण भी, हार्मोनल श्रवण भी कम हो जाता है ना, जिससे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो निष्क्रिय भी हो जाती है ना। अब जब इनके शरीर की इंटरनल अंग ठीक ढंग से कार्य नहीं करते, हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, हार्मोन का श्रवण ठीक ढंग से नहीं होता, तो इससे उपापचय दर कम हो जाती है, और जिससे भोजन का पाचन है, अवशोषण है, उपापचय ये ठीक ढंग से नहीं हो पाता, दांत टूटने लगते हैं, लार ग्रंथियों का श्रवण कम होने लगता है, जिससे भोजन चबाने में उनको कठिनाई होती है ना, और स्वाद कलिकाएँ जो है उनकी तीक्ष्णता कम हो जाती है, जिससे उनको भोजन का स्वाद ठीक ढंग से नहीं होता, भोजन के स्वाद की अनुभूति नहीं हो पाती, है ना। और आहार नाल से स्रावित होने वाले विभिन्न प्रकार के पाचक रस जो है, आमाशय रस है, अग्नाशय रस है, आंत है, एससीएल है, पित्त रस है, इनका श्रवण ठीक ढंग से नहीं हो पाता, जिससे पाचन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, है ना, और अपच की समस्या, गैस की समस्या बढ़ जाती है। और हम कह सकते हैं कि आमाशय संवर्णी की मतलब कह सकते हैं कि जो आमाशय जो है ठीक ढंग से वर्क नहीं कर पाने के कारण, और अम्लीय भोजन जो होता है बार बार ग्रसनी तक पहुंच जाता है ना। जब आमाशय के अंदर एससीएल का स्राव ही नहीं होगा, ठीक ढंग से सभी प्रकार के पाचक रस बनेंगे ही नहीं, तो भोजन क्या करेगा, वापस से ग्रसनी में पहुंचेगा, जिसके कारण क्या होता है, खट्टी डकारें आती है
और खट्टी डकारें आती है, छाती में जलन की समस्या हो जाती है ना, गैस बनती है, पाचन में गड़बड़ी हो जाती है, पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक ढंग से नहीं हो पाता और विभिन्न पोषक तत्वों की शरीर में कमी भी हो जाती है ना। तो आहार नाल की हम कह सकते हैं कि आहार नाल की मांसपेशियों की क्षीणता के कारण ही आंतें जो होती है वो ठीक ढंग से क्रमाकुंचन नहीं कर पाती, यानी कि आंतों का क्रमाकुंचन की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, उनमें शिथिलता आ जाती है। जब आंतें ठीक ढंग से नहीं कर पाती तो भोजन का पूर्ण पाचन भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता, परिणाम स्वरूप अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन भी ठीक ढंग से नहीं होगा, है ना। और आंतों के अंदर ही जो है वो रसांकुर पाए जाते हैं और रसांकुर जो होते हैं, माइक्रोवेलीज जो होते हैं, यही पचित भोजन का अवशोषण भी करते हैं, प्लस बड़ी आंत के द्वारा अपशिष्ट भोजन का निष्कासन भी होता है। तो जब आंतें ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगी तो न तो पचित भोजन का अवशोषण होगा, न ही अपशिष्ट भोजन का निष्कासन ठीक ढंग से होता है और इसके कारण कब्ज की शिकायत भी रहती है और वृद्धावस्था में आंतों का संक्रमण का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वृद्धावस्था के दौरान पोषण संबंधी जो है वो समस्याएं जो है वो वृद्धों में उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि वृद्धावस्था किसे कहते हैं और वृद्धावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के बारे में हमने पढ़ा। इसके साथ साथ हमने वृद्धावस्था के दौरान पोषण संबंधी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।